डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। कल हमने इस पेपर के अंतर्गत हैबरलर्न का अवसर लागत सिद्धांत शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैबरलर्न विभिन्न लागत स्थितियों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम आज ले रहे हैं स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार। हैबरलर्न कहते हैं कि जब अवसर लागत स्थिर होती है, यानी कि वस्तु x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए y की छोड़ी गई मात्रा स्थिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वह एक सरल रेखा के रूप में होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र 1.1 में हम देखते हैं कि OX अक्ष पर हमने X वस्तु को लिया है और OY अक्ष पर हमने Y वस्तु को लिया है। A देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जो ये बताता है कि देश A अपने साधनों के द्वारा या तो X वस्तु की OA मात्रा या Y वस्तु की OP मात्रा का उत्पादन कर सकता है। इसी तरह B देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जो ये बताता है कि देश B Y की OP मात्रा और X की OB मात्रा का उत्पादन कर सकता है। अब यदि ये चाहते हैं कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो उन्हें अपने अपने उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु पर स्थित होना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि B देश का उत्पादन संभावना वक्र PB है और B देश E बिंदु पर स्थित है और यहाँ पर वह उत्पादन कार्य कर रहा है, जिससे वह OX1 X वस्तु का और OY1 Y वस्तु का उत्पादन करता है। अब उत्पादन संभावना वक्र का जो स्लोप है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, यह सापेक्षिक कीमतों को व्यक्त करता है। तो A देश का PPC यानी कि जो है PA, वो सापेक्षिक लागतों को बताता है OP अपॉन OA, ये इसकी सापेक्षिक लागतें हैं। जबकि B देश का PPC जो कि PB है, वह सापेक्षिक लागतों को बताता है, जो है OP अपॉन OB। अब हम ये देख रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र चूंकि सरल रेखा के रूप में है, अतः PB के किसी भी बिंदु पर सापेक्ष कीमत एक सी होगी और इसी तरह से PA के सभी बिंदुओं पर सापेक्षिक कीमत अनुपात जो है वह समान रहेगा। जिसका तात्पर्य यह है कि वस्तु X की एक इकाई प्राप्त करने के लिए Y की छोड़ी जाने वाली मात्रा या वस्तु Y की एक इकाई प्राप्त करने के लिए X की छोड़ी जाने वाली मात्रा जो है वह स्थिर है। अब दोनों देशों में सापेक्षिक कीमतें जो हैं वो अलग अलग हैं, अतः इन दोनों देशों के बीच व्यापार संभव हो सकता है। सापेक्षिक कीमतों में अंतर के कारण चूंकि व्यापार संभव है, और इसके लिए हम देखते हैं कि दोनों ही देशों में Y की समान मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि A भी चाहे तो Y की OP मात्रा उत्पादित कर सकता है और B भी चाहे तो Y की OP मात्रा उत्पादित कर सकता है। लेकिन X की
मात्रा को अगर हम देखें तो ए देश एक्स की OA मात्रा उत्पादित कर सकता है, जबकि बी देश एक्स की सिर्फ OB मात्रा ही उत्पादित कर सकता है। इसको देखने से ये पता चलता है कि ए देश में एक्स वस्तु सस्ती है तथा बी देश में सापेक्ष रूप से वाई वस्तु जो है वह सस्ती है। अतः ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा और विशिष्टीकरण करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, विशिष्टीकरण करेगा, और बी देश वाई वस्तु का उत्पादन और विशिष्टीकरण करेगा। ए देश जो अतिरिक्त उत्पादन है एक्स वस्तु का उसे बी देश को निर्यात करेगा और बदले में वाई वस्तु का आयात करेगा, और बी देश वाई वस्तु का निर्यात करके ए देश से एक्स वस्तु का आयात करेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ए देश वह एक बड़ा देश है और बी देश जो है वह छोटा देश है। अब चूंकि ए देश बड़ा है अतः हम मान लेते हैं कि PA वक्र द्वारा जो व्यक्त किया गया है आंतरिक कीमत अनुपात वह देश बी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है। व्यापार शुरू होने से पहले देश बी अपने घरेलू कीमत रेखा के यानी कि PB के ई बिंदु पर उपभोग एवं उत्पादन कर रहा था, और व्यापार के बाद बी केवल वाई वस्तु को उत्पादन करेगा क्योंकि वह एक्स वस्तु का आयात करेगा, तो वह अपने सारे साधन वाई वस्तु के उत्पादन में लगाकर OP जो है वह वाई वस्तु का उत्पादन कर सकता है, और इसलिए वह बिंदु E से बिंदु P पर पहुंच सकता है और इस बिंदु P पर उत्पादन कर सकता है। अब नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा PA पर अपने उपभोग को वह E बिंदु से बढ़ाकर बिंदु C पर ले जा सकता है, जहां PA रेखा अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है जो देश A को Y की TC मात्रा का निर्यात करेगा, यानी कि C बिंदु पर B देश TC मात्रा का निर्यात कर देगा, यानी कि Y की TC मात्रा वह A देश को निर्यात करेगा और उसके बदले में वह PT X वस्तु की मात्रा का आयात कर लेगा। इससे हम देखते हैं कि B देश को व्यापार के बाद निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बी देश को व्यापार से लाभ हो रहा है यहाँ पे, किंतु इस स्थिति में ए देश को व्यापार से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जब तक दोनों देशों को लाभ नहीं होगा वे आपस में व्यापार नहीं करेंगे। अतः हम दूसरी स्थिति को चित्र 1.2 में दिखा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि PR रेखा नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। व्यापार से पहले बी देश ई बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा था। ई बिंदु पर बी देश एक्स की OX1 और वाई की OY1 मात्रा का उपभोग एवं उत्पादन कर रहा था। व्यापार के बाद यह बिंदु P पर आ जाता है और वाई वस्तु का विशिष्टीकरण करता है और इसका उपभोग स्तर ई बिंदु से ऊपर की ओर खिसक कर नई कीमत रेखा PR के C बिंदु पर पहुंच जाता है। अब यह X वस्तु की PT मात्रा का आयात करता है और उसके बदले में TC Y का निर्यात करता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि B को लाभ तो हो रहा है, लेकिन चित्र 1.1 में दिखाई गई स्थिति में उसे अधिक लाभ हो रहा था, लेकिन अब उसे पहले की तुलना में कम लाभ हो रहा है। लेकिन
इस स्थिति में ए देश को भी लाभ हो रहा है, अतः दोनों ही देश इस स्थिति में लाभान्वित होते हैं और व्यापार संभव हो पाता है। तो इस तरह से स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत किस तरह से दो देशों के मध्य व्यापार होता है और किस तरह से वे लाभान्वित होते हैं, इस स्थिति को हैबरलर ने उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।